दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे लड़के से जिसका नाम है रिंतारो। एक ऐसा लड़का जिससे हर कोई दूर भागता है क्योंकि उसकी इंटिमिडेटिंग ऑरा ही लोगों के लिए किसी खतरे से कम नहीं। लेकिन उसकी जिंदगी में सब कुछ बदल जाता है जब उसकी मुलाकात होती है काओरुको से, एक स्वीट सी लड़की जो उसके राइवल स्कूल से है और जो उसे दिखाती है कि डरावने दिखने वाला इंसान भी एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है। जिस दिन उनकी मुलाकात होती है वो दोनों स्कूलों किकियो और चिडोरी के लिए एक आम दिन होता है। दोनों स्कूलों में पुरानी दुश्मनी चलती आ रही थी और रिंतारो अपनी चिडोरी की खिड़की से किकियो की तरफ देखता है जो एक ONL गर्ल्स स्कूल है, और वो मन ही मन मान चुका होता है कि वो कभी समझ नहीं पाएगा कि उधर चलता क्या है, क्योंकि किकियो की लड़कियां तो चिडोरी के लड़कों को ऐसे अवॉइड करती हैं जैसे किसी ने पूरे स्कूल में इन्फेक्शन फैला दिया हो। सुबह के वक्त रिंतारो के दोस्त साकू, शोहेई और अयातो किसी दूसरे स्कूल के दो चंपुओं से झगड़ रहे होते हैं। कोई भी लड़ाई नहीं चाहता, लेकिन ब्लेम गेम शुरू हो जाती है। तभी रिंतारो की एंट्री होती है और बस उसकी एक किलर नजर में वो दोनों लड़के ऐसे भागते हैं जैसे फेरारी फुल स्पीड में हाईवे पर दौड़ रही हो और सामने कोई ब्रेक न हो। रिंतारो हल्के से अपने दोस्तों को डांटता है, लेकिन साकू चालाकी से ब्लेम पलट देता है। भाई, झगड़ा तो तूने ही शुरू किया था, वो तो तुझे ढूंढने आए थे। फिर तीनों स्कूल की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में रिंतारो को याद आता है कि उन चंपुओं में से एक ने उसे कुछ दिन पहले उसके घर के पास देखा था, जब एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को बीच सड़क पर तमाचा मारा था। रिंतारो बस मदद करने गया था, लेकिन बेचारा लड़का उसे देखकर ऐसे कांपने लगा जैसे किडनी माफिया के ऑफिस में पहुंच गया हो। उसके दोस्त ये सुनते हैं और हंस पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि रिंतारो का चेहरा जितना डरावना दिखता है उसका दिल उतना ही सीधा है, लेकिन दुनिया को तो वही डर दिखता है। इतने में रास्ते में दो किकियो की लड़कियां आती हैं। उनमें से एक का रुमाल नीचे गिर जाता है। शोहेई शालीनता से उठाकर देने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की उसे ऐसे देखती है जैसे कोई वायरस सामने खड़ा हो और ठंडे चेहरे से बोलती है, फेंक दो। अब भाई, इतनी बेइज्जती तो कोई भी अपने दिल में रख ले। लेकिन शोहेई खुद को समझाता है वो तो बस शर्मा गई थी, आखिर इतना हॉट बंदा देखकर कौन नहीं झेपेगा। फिर वो स्कूल बिल्डिंग में दाखिल होते हैं जो किकियो की शाही बिल्डिंग के सामने बिल्कुल खटारा लगती है। रिंतारो सोचता है कि आखिर किकियो की लड़कियां चिडोरी के लड़कों से इतनी नफरत क्यों करती हैं? शायद इसलिए क्योंकि चिडोरी की रेप्यूटेशन सबसे नीचे है। वहाँ के लड़कों को हर कोई लो IQ और डिजेनरेट समझता है। इस हद तक कि किकियो की लड़कियां तो अपनी खिड़कियों के पर्दे तक बंद रखती हैं ताकि चिडोरी की बिल्डिंग न दिखे। थोड़ी देर बाद रिंतारो को फोन पर वर्क नोटिफिकेशन आता है। वो अपने दोस्तों के साथ कराओके सेशन का इनवाइट ठुकरा देता है और भागते हुए अपने फैमिली कैफे पहुंचता है, जहां वो बेकर की तरह काम करता है। बाहर जोरदार बारिश हो रही होती है। वो भीगते हुए दुकान में एंट्री करता है और अपनी माँ क्योको से पूछता है, माँ, क्या मैं कस्टमर संभाल लूं? कहीं मेरी शक्ल से डर न जाए। क्योको मुस्कुराकर कहती है, आराम से बेटा, आज तो बस एक ही कस्टमर है। सब लोग किसी इवेंट के लिए केक तैयार करने में लगे होते हैं और रिंतारो काउंटर पर आ जाता है। तभी उसकी नजर दरवाजे के पास रखी एक छतरी पर पड़ती है और जैसे ही वो ऊपर देखता है, सामने एक नन्ही सी क्यूट लड़की बैठी होती है और उसके चारों ओर खाली प्लेटें बिखरी होती हैं। वो लड़की रिंतारो को देखते ही शर्मा जाती है और तभी उसके गले में कुछ फंस जाता है। भाई, वो ऐसे खांसने लगती है जैसे समोसा उल्टा अटक गया हो। रिंतारो तुरंत पानी लेकर दौड़ता है। वो पानी पीती है और हल्के से थैंक यू बोलकर भाग जाती है। शाम को दुकान बंद करते वक्त कियोको बड़ी कैजुअल अंदाज में बताती है कि उस लड़की का नाम काओरुको है और वो इस कैफे की रेगुलर कस्टमर है। रिंतारो को लगता है उसने उसे डरा दिया, लेकिन उसकी माँ हंसते हुए कहती है, अरे बेटा, काओरुको तो डरी हुई टाइप की नहीं है और वैसे भी हमारे स्वादिष्ट केक किसी का भी दिल जीत सकते हैं। अगले दिन रिंतारो अब भी उसी बात को लेकर परेशान रहता है। लंच टाइम में वो खोया खोया बैठा रहता है, सोचता है कैसे माफी मांगे या उसे फिर से देखे। उसके दोस्त पूछते हैं, भाई क्या हुआ? और वो हंसी में बात टाल देता है, कुछ नहीं यार, थोड़ा ज्यादा ओवर थिंकिंग हो गया। घर लौटते ही क्योको दरवाजा धड़ाम से खोलकर रिंतारो के कमरे में घुसती है और उत्साहित होकर कहती है, काओरुको कैफे में है और वो तुझसे मिलना चाहती है। यह सुनते ही रिंतारो बिजली की स्पीड से नीचे भागता है। वहाँ पहुँचते ही काओरुको उसे देखकर सरप्राइज देती है। वो कहती है कि आज वो उसे ट्रीट देना चाहती है। देखते ही देखते रिंतारो के सामने एक बड़ा सा केक रखा होता है। काओरुको पिछले दिन की घटना के लिए माफी मांगती है। रिंतारो ट्रीट लेने से मना करने ही वाला होता है कि वो उसे खाने को एकटक देखती है। वो स्मूथली प्लेट उसकी तरफ सरका देता है और थोड़ी झिझक के बाद काओरुको हंसते हुए वो केक खाने लगती है जैसे किसी बच्चे को उसकी फेवरेट मिठाई मिल गई हो। फिर काओरुको बताती है कि उस दिन वो सोच रही थी कि वो अकेली है और आराम से डेजर्ट खा सकती है, लेकिन जैसे ही उसने रिंतारो को देखा वो घबरा गई, क्योंकि उसने उसे पहले भी कई बार वहाँ देखा था और उसके बारे में थोड़ा क्यूरियस भी थी। उसी वक्त रिंतारो को एहसास होता है कि काओरुको उससे डरी नहीं थी, वो तो बस शर्मीली और नर्वस थी। काओरुको साफ साफ कहती है कि रिंतारो को देखकर उसका दिल तेज धड़कने लगता है। रिंतारो थोड़ा हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि जिंदगी में पहली बार किसी ने उससे ऐसा कुछ कहा था। बाकी सब तो उसे देखकर दूर भागते थे, लेकिन काओरुको अलग थी। उसकी सच्ची बातों ने
रिंतारो के अंदर कुछ नरम सा एहसास जगा दिया। झिझकते हुए वो उसे स्टेशन तक छोड़ने का ऑफर देता है, लेकिन काओरुको मुस्कुराते हुए एक और डेजर्ट खरीदती है और खुद ही निकलने का फैसला करती है। जाते जाते वो पीछे मुड़कर कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा कि तुम डरावने हो। ये सुनकर रिंतारो के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन बाहर वही दो चंपू जो पहले उससे भिड़े थे दोनों उसका पीछा कर रहे होते हैं। कमरे में रिंतारो छत को देखता हुआ सोचता है कि दुनिया में जहां हर कोई उसे बुरा समझता है वहां काओरुको बिल्कुल अलग थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दिल में क्या चल रहा है। तभी क्योको कमरे में घुसती है, हाथ में वही डेजर्ट पैक लेकर जो काओरुको बाहर भूल गई थी। रिंतारो का चेहरा बदल जाता है, वो तुरंत बाहर भागता है, उसे ढूंढने के लिए चिंतित। एक सुनसान गली से आवाज आती है, वो दौड़कर जाता है और देखता है कि वही दो गुंडे काओरुको को घेरकर गंदी बातें कर रहे हैं। वो रिंतारो के बारे में भी बकवास करते हैं, कहते हैं कि चिदोरी के लड़के सब कमीने हैं और रिंतारो उनमें से सबसे बुरा। लेकिन काओरुको उनकी बातों से डरती नहीं। वो कहती है, हाँ तुम्हारी आवाजें बुरी लगती हैं, लेकिन अगर तुमने रिंतारो से बात की होती तो तुम्हें उसका अच्छा दिल भी दिखता। उसकी ये बात गुंडों को बुरी लगती है। उनमें से एक उसका हाथ पकड़ता है और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। जैसे ही वो हाथ उठाता है रिंतारो एंट्री मारता है। वो उसका पंच ब्लॉक करता है और अपनी डरावनी नजर से उन दोनों को ऐसे भगा देता है जैसे कोई भूत सामने आ गया हो। काओरुको तुरंत उसके जख्मी सिर की देखभाल करती है, लेकिन वो कहता है, चिंता मत करो, ये तो दीवार से टकराने से हुआ। फिर वो झुककर माफी मांगता है कि उसकी वजह से उसे परेशानी झेलनी पड़ी, लेकिन काओरुको उसका खून पोंछते हुए कुछ ऐसा कहती है जो उसने जिंदगी में कभी नहीं सुना था। मुझे समझ नहीं आता लोग ऐसे इंसान से क्यों डरते हैं जिसका दिल इतना खूबसूरत है। वो उसकी माफी ठुकरा देती है और उसका शुक्रिया अदा करती है। उस पल रिंतारो को पहली बार ऐसा एहसास होता है जैसे उसने एक नई दुनिया में कदम रखा हो, जहाँ लोग उसे उसके चेहरे से नहीं बल्कि उसके दिल से देखते हैं। वो काओरुको को स्टेशन तक छोड़ता है और जैसे ही वो ट्रेन पकड़ने वाली होती है वो मुस्कुराकर कहती है, कभी साथ में डेजर्ट खाने चलोगे? रिंतारो हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिला देता है। अगले दिन रिंतारो स्कूल जल्दी पहुंचता है और अब भी काओरुको के बारे में सोच रहा होता है। खिड़की से झांकते ही उसकी नजर सामने किक्यो की बिल्डिंग पर पड़ती है और वहाँ काओरुको खड़ी होती है। दोनों की नजरें कुछ सेकंड के लिए टकराती हैं और वो झट से पर्दा बंद कर देता है। उसे समझ आता है कि वो कोई आम लड़की नहीं बल्कि किक्यो की स्टूडेंट है, यानी उसकी स्कूल की दुश्मन। वो सोचता है, किस्मत ने भी क्या टाइम चुना, एक देवी जैसी लड़की भेजी और निकली राइवल स्कूल की। उसी दौरान शोही प्रकट होता है, गुस्से में बोलता है कि आज सुबह किक्यो की लड़कियों ने उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है और वो गुस्से में कहता है कि उसका मन करता है कि वो उन पर नो मेर्सी मोड ओनन कर दे। वो शिकायत करता है कि उसे तो कोई और चॉइस ही नहीं थी, इसलिए चिडोरी में आना पड़ा। तभी साकू और अयातो आ जाते हैं और बोलते हैं, चॉइस नहीं थी नहीं, तू बस ईंट से भी ज्यादा बेवकूफ है। फिर तीनों किक्यो की लड़कियों की बुराई शुरू कर देते हैं। साकू खुलकर गुस्सा जाहिर करता है कि किक्यो की लड़कियां चिडोरी के लड़कों को कचरे की तरह ट्रीट करती हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उतने स्मार्ट नहीं हैं। वो कहता है, हमारे और उनके स्कूल के बीच तालमेल कभी नहीं हो सकता। और रिंतारो एक बार फिर क्लास में खो जाता है, अपने ही ख्यालों में डूबा हुआ। उसके दोस्त ध्यान देते हैं कि वो बार बार जोन आउट कर रहा है और फिर अयातो उसके सिर की चोट के बारे में पूछता है, लेकिन रिंतारो तो जैसे किसी और दुनिया में ही चला गया है। जवाब देना तो दूर, उसे सुन भी नहीं रहा। फिर अयातो खिड़की की तरफ देखता है और बोलता है, अरे ये पर्दा बंद क्यों है? तू तो कभी पर्दा बंद नहीं करता। शोहे मजाक में कहता है, क्यों होगा भाई, रिंतारो को तो किक्यो की लड़कियां इतनी नफरत हैं कि उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। ये सुनते ही रिंतारो अचानक भड़क उठता है और झट से बोल पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। माहौल अचानक अजीब सा हो जाता है। उसके दोस्त कुछ समझ नहीं पाते कि उसे इतनी जल्दी गुस्सा क्यों आ गया। कुछ सेकंड बाद वो खुद को शांत करता है और कहता है, बस धूप चेहरे पर पड़ रही थी इसीलिए पर्दा बंद किया। लेकिन साकू की नजर में उसकी बेचैनी साफ दिखती है, उसे कुछ गड़बड़ लगती है। क्लास में बाद में रिंतारो पढ़ाई पर ध्यान देने की कोशिश करता है, लेकिन दिमाग में बार बार काओरुको का वो चेहरा घूमता रहता है। जब उसने क्लासरूम से उसे देखा था, उसे लगता है कि शायद उसने काओरुको को शर्मिंदा कर दिया और अब वो शायद कभी कैफे नहीं आएगी। और शायद ये ठीक भी है, क्योंकि आखिर उनके स्कूल तो कभी साथ नहीं आ सकते। स्कूल के बाद शोही उसे घूमने का न्योता देता है। रिंतारो अपना फोन चेक करता है और देखता है कि माँ ने किसी मदद के लिए मैसेज नहीं किया। वो दोस्तों के साथ जाने के लिए हाँ कर देता है। सब हंसी मजाक करते हुए स्कूल से बाहर निकलते हैं, तैयार अरिजीत सिंह के गाने गाने के लिए। लेकिन तभी स्कूल के गेट पर भीड़ लग जाती है। सब लोग किसी को देख रहे होते हैं। जिज्ञासा में वो भी आगे बढ़ते हैं और काओरुको को वहाँ अकेली खड़ी पाते हैं, चिदोरी के बाहर किसी का इंतजार करती हुई। रिंतारो के कदम रुक जाते हैं। वो नजरें फेर लेता है, समझ नहीं पाता कि अब क्या करे।
तभी शोही के अंदर की जलन जाग जाती है। वो गुस्से में काओरुको के पास पहुंचता है और उसे डराने की कोशिश करता है। तुम जैसी अकड़ू लड़की यहाँ क्या कर रही हो? काओरुको नर्वस होकर जवाब देती है, मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ। शोही और भड़कता है, लेकिन इससे पहले कि कुछ उल्टा पुल्टा हो, रिंतारो बिजली की स्पीड में पहुंचकर शोही को पीछे खींच लेता है, जैसे उसका वजन कुछ हो ही नहीं। वो शोही को डांटता है कि उसने उसे डराया क्यों, और फिर काओरुको से माफी मांगता है। शोही को अचानक एहसास होता है, अगर वो यहाँ किसी का इंतजार कर रही है तो मतलब चिडोरी के किसी लड़के का उसके साथ कुछ चल रहा है। वो नाराज होने के बजाय रोने लगता है, यार हमारे इस बेकार स्कूल से भी किसी की गर्लफ्रेंड बन गई। इसी बीच काओरुको की सहेलियां दौड़ती हुई आती हैं। शोही और बाकी लड़कों को धक्का देकर काओरुको को खींच ले जाती हैं। जैसे जैसे वो उसे ले जाती हैं और लड़कियां इकट्ठा होकर गॉसिप करने लगती हैं, वो चिडोरी के लड़कों के पास गई थी, अब उसे बीमारी लग जाएगी। शोहे ये सुनकर गुस्से में आग बबूला हो जाता है और माफी की मांग करता है, लेकिन एक लड़की ठंडी नजर से उसके हाथ पर जोर से चांटा मारती है और काओरुको को लेकर वहाँ से निकल जाती है। जाते जाते काओरुको पीछे मुड़कर रिंतारो की ओर चिंता भरी नजरों से देखती है। कैराओके की ओर जाते वक्त शोही और बाकी लड़के किकियो की लड़कियों को कोस रहे होते हैं। रिंतारो उनके पीछे चुपचाप चल रहा होता है, अंदर ही अंदर उस अजीब से एहसास को संभालते हुए जो उसने गेट पर महसूस किया था। उसके दिमाग में एक ही बात घूमती है, क्या काओरुको मेरे लिए इंतजार कर रही थी? वो खुद को ये सोचने से रोकना चाहता है, लेकिन उसका दिल मान नहीं रहा। दोस्त पीछे मुड़कर देखते हैं तो उसके चेहरे पर अलग सी मुस्कान देख चौंक जाते हैं। भाई तूने ऐसा चेहरा कभी नहीं बनाया, वो कहते हैं। रिनतारो जानता है ये खुशी का एहसास है, कुछ नया, कुछ अनजाना, लेकिन फिर भी वो खुद को समझाता है हमें एक दूसरे से दूर ही रहना चाहिए। कैराओके में लड़के धूम मचा रहे होते हैं। शोही अपनी फेवरेट धुनों पर चीख चीख कर गा रहा होता है। इसी बीच रिंतारो अरिजीत सिंह का गाना सेलेक्ट करने ही वाला होता है कि साकू अचानक बोल पड़ता है, भाई तू कुछ दिनों से बड़ा अजीब बर्ताव कर रहा है, कुछ हुआ है क्या? वो उसके सिर की चोट की ओर इशारा करता है। बाकी दोस्त भी पूछते हैं, अगर कुछ है तो बता दे, हम तेरे साथ हैं। रिंतारो का मन होता है कि वो उन्हें बता दे, मैं एक देवी जैसी लड़की से मिला हूँ, काओरुको से, लेकिन उसे याद आता है ये वही दोस्त हैं जो किकियो की लड़कियों से नफरत करते हैं। वो चुप रह जाता है और बस कहता है, मैं ठीक हूँ। बाकी सब उसकी बात मान लेते हैं। वो साकू से माफी भी मांगता है कि उसे चिंता में डाला, लेकिन साकू की शक दूर नहीं होती। रात में जब वो लौटता है तो देखता है कि कैफे का दरवाजा बंद नहीं है। वो माँ को बताने जाता है, लेकिन अंदर काओरुको को पाकर चौंक जाता है। वो उसे देखकर खुश नजर आ रही होती है। वो हल्की सी मुस्कान के साथ माफी मांगती है, मुझे माफ करना स्कूल गेट पर जो हुआ उसके लिए। मुझे सच में ये अंदाजा नहीं था कि हमारे स्कूलों के बीच इतनी गहरी नफरत पनप चुकी है। रिंतारो उसे बताता है कि उसे उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा और वो कहता है, सिर उठाओ। तभी अचानक जैसे आसमान से टपक पड़ी हो, क्योको कमरे में आती है, हाथ में कुछ केक लिए हुए। वो बिल्कुल फिल्मी माँ की तरह अपने बेटे की मदद करने लगती है और काओरुको के सामने शरारती मुस्कान के साथ प्लेट रखते हुए कहती है, बेटा थोड़ा खा लो, शर्माओ मत। काओरुको पहले तो इनकार करती है, लेकिन तभी उसके पेट से जोरदार गुर्रर्र की आवाज निकलती है और रिंतारो और उसकी माँ हंसी से फट पड़ते हैं। रिंतारो फिर प्यार से उसे कहता है, चलो साथ में खाते हैं, और दोनों टेबल पर बैठ जाते हैं। काओरुको के चेहरे पर जैसे ही मिठाई का पहला निवाला पड़ता है, उसकी आंखों में जो चमक आती है, रिंतारो उस पल को बस चुपचाप निहारता रह जाता है, मानो सामने कोई अनमोल चीज हो। थोड़ी देर बाद काओरुको शोहे को धक्का लगने वाली बात के लिए माफी मांगती है, लेकिन रिंतारो हल्के से हंसकर कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है। वो फिर पूछता है, तुम वहाँ गेट पर क्या कर रही थी? और काओरुको शर्माते हुए बोलती है, मैं तुमसे दोबारा मिलना चाहती थी, बस। ये सुनते ही रिंतारो के गाल लाल हो जाते हैं। उसे एहसास होता है वो सच में उसी का इंतजार कर रही थी। काओरुको फिर से माफी मांगती है, लेकिन रिंतारो थोड़े घबराए अंदाज में बोलता है, नहीं सच में मुझे तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई थी। अपने ही शब्दों पर वो जंप जाता है और उन्हें वापस लेने की कोशिश करता है, लेकिन काओरुको धीरे से कहती है, कृपया ऐसा मत कहो, मुझे अच्छा लगा ये जानकर कि तुम खुश थे। दोनों के चेहरे उस पर टमाटर जैसे लाल पड़ जाते हैं और रिंतारो झट से माहौल हल्का करने के लिए कहता है, अरे खाना ठंडा हो जाएगा, खा लो। कुछ देर बाद वो कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि काओरुको दोबारा कैफे आएगी। काओरुको पूछती है, क्यों? तो रिंतारो हल्की हंसी में कहता है, क्योंकि हमारे स्कूल तो एक दूसरे को ऐसे नफरत करते हैं जैसे कोई मोटा बंदा सलाद से। लेकिन काओरुको का जवाब उसके पैरों तले जमीन खिसका देता है। वो कहती है, असल में जब मुझे पता चला कि तुम चिडोरी के हो तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये कहकर वो जल्दी से निकल जाती है, लेकिन जाते जाते साफ कहती है कि उसने सच कहा था, उसे सच में खुशी हुई थी ये जानकर कि उनके स्कूल एक दूसरे के इतने पास हैं। दरवाजे से जाते वक्त रिंतारो उसकी झलक पकड़ता है और महसूस करता है वो उसकी खुशी में शामिल ही नहीं हो पाया, बल्कि उसे ठेस पहुंचाई। क्योको अंदर आती है, काओरुको को न पाकर चौंकती है, लेकिन जैसे ही वो अपने बेटे का चेहरा देखती है उसका दिल बैठ जाता है। रिंतारो उसे सारी बात बताता है और क्योको गुस्से में उसके सिर पर उंगली
लटकाते हुए कहती है, बेटा मैंने तुझे औरतों के बारे में कुछ सिखाया ही नहीं। रिंतारो पूछता है, काओरुको जैसी किकियो की स्टूडेंट मुझसे मिलने क्यों आएगी? ये सुनकर क्योको का दिल टूट जाता है। वो गुस्से और दर्द में कहती है, बकवास मत कर, तू उसी गलती में गिर रहा है जिससे तू खुद जिंदगी भर गुजरा है। लोगों ने तुझे तेरे चेहरे के लिए जज किया और तू उसे उसके स्कूल के लिए कर रहा है। ये सुनकर रिंतारो अंदर तक हिल जाता है। क्योको फिर पूछती है, क्या काओरुको ने कभी तुझे अलग तरीके से ट्रीट किया जब उसे पता चला कि तू वो डरावना चिदोरी वाला लड़का है? और तभी रिंतारो को एहसास होता है वो कितना गलत था। वो अचानक खुद को मुक्का मारता है, खून निकल आता है। क्योको घबरा जाती है, लेकिन रिंतारो उसे देखता है और मुस्कुराकर कहता है, थैंक यू माँ। अगली सुबह जैसे ही काओरुको स्कूल पहुंचती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। रिंतारो उसके स्कूल गेट के बाहर खड़ा उसका इंतजार कर रहा होता है। वो घबराकर पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रिंतारो मुस्कुराते हुए जवाब देता है, तुम्हें देखने आया हूँ सुबह सुबह। वो झुककर माफी मांगता है और बताता है कि उसने कल उसे उदास चेहरा बनाते देखा था। काओरुको के गाल गर्म हो जाते हैं। उसे शर्म और खुशी दोनों महसूस होती है। वो कहती है कि हाँ, उसे दुख तो हुआ था, लेकिन वो उसकी खुदगर्जी थी। और साथ ही वो ये भी मानती है कि रिंतारो ने उसे ढूंढने की कोशिश की, इससे उसका दिल पिघल गया है। काओरुको की सच्चाई ने उसे कई बार छुआ है और आज रिंतारो भी साफ दिल से बोलना चाहता है। वो कहता है, जब चिदोरी के लड़के तेरे बारे में बुरा बोलते हैं तो मुझे नफरत होती है। मुझे डर लगता है कि तू मेरे साथ रही तो तुझे मुसीबत में न पड़ना पड़े, लेकिन मैं वो डर अब पीछे छोड़ना चाहता हूँ। मुझे माफ कर कि मैंने तुझे सिर्फ एक किकियो स्टूडेंट के रूप में देखा, तेरे असली रूप में नहीं। सच कहूँ, तू मुझे देखने आती है, इससे मैं बहुत खुश होता हूँ। काओरुको ये सुनकर चमक उठती है। वो कहती है, चिदोरी और किकियो के झगड़े अपनी जगह, लेकिन मैं तुझे सच में जानना चाहती हूँ जैसे तू है। रिंतारो उसके शब्दों में खो जाता है और यहीं दोनों के बीच कुछ बदल जाता है। वो काओरुको का नंबर ले लेता है और दोनों की कहानी में एक नया चैप्टर खुल जाता है। फिर काओरुको मस्ती भरे अंदाज में कहती है कि क्लास शुरू होने से पहले वो उससे कुछ करवाना चाहती है। कुछ देर बाद रिंतारो अपनी क्लासरूम की खिड़की पर खड़ा होता है और सामने की बिल्डिंग में काओरुको उसे ढूंढते हुए हाथ हिलाती है। जैसे ही वो उसे देखती है, वो खुशी से उछल पड़ती है, जैसे उसकी सुबह बस उसी के इंतजार में थी। और यहीं दो दुश्मन स्कूलों की सरहद पर एक अनोखी मोहब्बत चुपचाप अपनी जड़ें जमा रही होती है। कुछ दिन बाद क्लास में रिंतारो और शोहे गर्मी से तड़प रहे होते हैं। पसीने से तरबतर हालत में शोहे कहता है, भाई काश किसी होटल में घुस जाते, एसी फुल ऑन करते और एकदम मस्त सोते, सच्चे भाई वाले अंदाज में। रिंतारो भी उससे पूरी तरह सहमत होता है। बोरियत से मरने की बात करने वाला शोहे अचानक याद करता है कि स्पोर्ट्स फेस्टिवल आने वाला है और जोश में बोलता है कि इस बार तो वो जरूर भाग लेगा और जीतेगा भी। लेकिन किस्मत के ठहाके तभी उन पर पड़ते हैं जब टीचर ठंडी आवाज में ऐलान करता है, तुम लोग फेस्टिवल में पार्ट नहीं ले सकते। दोनों हक्का बक्का रह जाते हैं। वजह पूछने पर वो कहता है, जिसने एग्जाम में फेल मारा है वो फेस्टिवल नहीं मेकअप टेस्ट देगा। ये सुनकर शोहे की जान जैसे निकल जाती है। वो टीचर से विनती करता है कि थोड़ा ढील दे दे। टीचर भी शर्त रख देता है, अगर पास हुए और फेस्टिवल में जीते तो मैं आइसक्रीम खिलाऊंगा। क्लास में शोहे का दिमाग फिर से घबराहट में पिघलने लगता है। वो हाथ जोड़कर साकू से पढ़ाने की भीख मांगता है, क्योंकि वही ग्रुप में सबसे समझदार बंदा है। लेकिन साकू ठंडे अंदाज में मना कर देता है, भाई पिछली बार तो तुम लोगों ने मुझे ही धो डाला था। फिर भी शोही और बाकी जिद पर अड़ जाते हैं। इसी बीच आयातो रिंतारो से पूछता है कि उसकी पढ़ाई का क्या हाल है, और रिंतारो शोहे की तरह ही हारा हुआ चेहरा बनाकर कहता है कि वो पहले ही हार चुका है। वो आयातो से सिखाने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन आयातो ठहाका लगाकर कहता है, भाई मैं खुद तेरी लेवल का हूँ। तभी शोही अकड़ में कहता है कि उन्हें साकू की जरूरत ही नहीं, वो खुद स्टडी कर लेंगे। साकू भी हंसते हुए कहता है, ठीक है, बिना मेरी मदद पास होकर दिखाओ। उसी वक्त रिंतारो को क्योको का मैसेज आता है, स्टोर में सेल लगी है, काओरुको को बुला ले। उसे एहसास होता है कि काओरुको कई दिनों से कैफे नहीं आई है। उसे शक होता है कि शायद उसके पास पैसे नहीं है। क्लास में ही वो घबराते हुए काओरुको को इन्विटेशन लिखता है और कई बार सोचने के बाद उसे मैसेज भेज देता है, लेकिन स्कूल खत्म होने तक कोई जवाब नहीं आता। अचानक उसका फोन वाइब्रेट होता है। काओरुको का रिप्लाई आता है, वो नहीं आ सकती क्योंकि वो एग्जाम की तैयारी में बिजी है। और ये पढ़कर रिंतारो के सीने में एक हल्का सा खालीपन उतरता है, एक अनजाना सा डिसअपॉइंटमेंट। तभी शोहे उसे पब्लिक लाइब्रेरी में साथ पढ़ने बुला लेता है। दोनों किताबों पर टूट पड़ते हैं और पहली बार थोड़ा पढ़ाई में सीरियस हो जाते हैं। लेकिन एक घंटे में शोही का दिमाग ऐसा गर्म होता है जैसे भुट्टा। तब रिंतारो उसे कहता है, भाई चल साकू से माफी मांग ले। शोहे मानता है कि पिछली बार फेल होकर उसने साकू का टाइम बर्बाद किया और वो बहुत बुरा फील कर रहा था। रिंतारो उसे हौसला देता है कि साकू अंदर से उनकी परवाह करता है और वो चाहता है कि सब मिलकर
फेस्टिवल में पार्ट लें। शोहे थोड़ी देर उसे देखता है और कहता है, भाई तू कुछ बदल गया है। वो खड़ा होता है और कहता है, चल मैं साकू को मना के वापस लाता हूँ, इस बार हम सब साथ होंगे। शोहे के जाने के बाद रिंतारो लाइब्रेरी में पढ़ाई जारी रखता है। तभी दो लड़कियां खाली सीट ढूंढते हुए आती हैं। एकदम चैट मूव में रिंतारो अपनी सीट छोड़कर उठ जाता है ताकि वो बैठ सकें। लड़कियां समझती हैं कि उसने जानबूझकर ऐसा किया, लेकिन जब तक वो कुछ कह पाती वो जा चुका होता है। बाहर निकलने ही वाला होता है कि उसे काओरुको का नाम सुनाई देता है। वो घूमकर देखता है और वहीं ठिठक जाता है। काओरुको अपनी फ्रेंड के साथ टेबल पर बैठी पढ़ाई कर रही होती है। उसे अब समझ आता है कि वो इसलिए कैफे नहीं आ पाई क्योंकि वो भी एग्जाम की तैयारी में बिजी थी। वो थोड़ी दूरी से उसे देखता है और जब वो लगभग पकड़ा जाता है तो झट से पीछे छुप जाता है। छुपते हुए भी उसकी नजरें काओरुको पर टिकी रहती हैं। वो नोटिस करता है कि अपनी फ्रेंड के साथ वो कितनी खुलकर हल्के फुल्के अंदाज में बात करती है, उससे तो बहुत अलग। तभी उसकी फ्रेंड कहती है कि काओरुको क्लास की टॉपर बनी हुई है। ये सुनकर रिंतारो की आंखें चौड़ी रह जाती हैं। ये तो कमाल की लड़की है। वो धीरे धीरे लाइब्रेरी से बाहर निकलता है और पढ़ाई जारी रखता है, लेकिन अब उसके अंदर कुछ बदल चुका होता है। वो काओरुको की काबिलियत और अपनी जीरो स्टडी स्किल्स के बीच का फर्क महसूस करता है, मानो वो उसके मुकाबले में कितना छोटा है। घास पर लेटकर वो एक पल आंखें बंद करता है और शोहे की बातें याद करता है। इस बार हम सब मिलकर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में उतरेंगे। और वहीं रिंतारो एक ठान लेता है, इस बार फेल नहीं होना है। काओरुको अचानक रिंतारो के सामने आ जाती है और वो लगभग उछल पड़ता है। मुस्कुराते हुए काओरुको कहती है, मैंने तुम्हें पहले ही देख लिया था, मुझे पता था वो तुम ही हो। उसके हाथ में लंच बॉक्स होता है और वो हंसते हुए कहती है कि उसे भूख लगी है। रिंतारो थोड़ा सरक कर जगह बनाता है ताकि वो उसके पास बैठ सके। माहौल में एक अजीब सी गर्माहट होती है। काओरुको उससे माफी मांगती है कि वो उसके कैफे के डिस्काउंट डे पर नहीं आ पाई और वादा करती है कि जॉब से थोड़ा पैसा बचाकर जरूर आएगी। ये सुनकर रिंतारो के होश उड़ जाते हैं। उसने हमेशा सोचा था कि काओरुको अमीर होगी, लेकिन काओरुको शांति से बताती है कि वो अमीर नहीं है। वो तो स्कॉलरशिप पर किकियो में आई है, इसलिए उसे अपनी फर्स्ट रैंक किसी भी हालत में बचानी होती है। फिर वो बताती है कि कैसे कई रातों से वो सो भी नहीं पाई, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई। वो हल्की हंसी में कहती है, मैं बस एक नॉर्मल लड़की हूँ, नॉर्मल फैमिली से। इस स्कूल में रहना मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं और इसलिए मुझे सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। रिंतारो उससे पूछता है कि आखिर वो इतनी मेहनत क्यों कर रही है। काओरुको कुछ देर चुप रहती है, फिर याद करती है कैसे उसने अपने पापा से किकियो में जाने की गुजारिश की थी और वादा किया था कि वो उन्हें कभी निराश नहीं करेगी। यही मेरी प्राइड है, वो धीरे से कहती है। रिंतारो के अंदर कुछ बदलता है। उसे एहसास होता है कि उसने काओरुको को गलत समझा था। उसके बारे में ऐसे अंदाजे लगाए जैसे लोग उसके बारे में लगाते तो उसे कितना बुरा लगता। विनम्र होकर वो कहता है, काओरुको क्या तुम मुझे पढ़ा सकती हो? मैं फिर से फेल नहीं होना चाहता, अपने दोस्तों के साथ स्पोर्ट्स फेस्टिवल में भाग लेना चाहता हूँ। काओरुको मुस्कुराकर अपना लंच आगे बढ़ाती है और कहती है, जब भी मेरे पास फ्री टाइम होगा मैं तुम्हारी मदद करूंगी। रिंतारो के गाल गर्म पड़ जाते हैं, थोड़ा शर्म थोड़ा खुशी। तभी माहौल अचानक बदल जाता है। काओरुको की बेस्ट फ्रेंड सुबारू प्रकट होती है। उसकी सिल्वर बाल, ठंडी आंखें और डरावनी नजर। वो एक नजर में पहचान लेती है कि रिंतारो चिदोरी से है। गुस्से में वो हुक्म देती है, काओरुको से दूर रहो। काओरुको उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन उसी वक्त शोहे और बाकी लड़के रिंतारो को घिरा हुआ देखकर दौड़ते हुए आते हैं। सुबारू उन्हें देखती ही भड़क जाती है। लूजर्स। शोहे गुस्से में पलटकर जवाब देता है, लेकिन जैसे ही वो काओरुको को पहचानता है वो आगे बढ़ता है। रिंतारो झटके में शोहे को पीछे खींच लेता है, जबकि सुबारू भी काओरुको को पीछे खींचती है। दोनों ग्रुप आमने सामने खड़े हो जाते हैं। शोहे ही हैरान रह जाता है कि रिंतारो ने उसे रोका ही क्यों। सुबारू झल्लाते हुए काओरुको को लेकर जाने लगती है और ताना मारती है, इन बेवकूफों के पास रहोगी तो खुद भी स्टूपिड हो जाओगी। लेकिन साकू पीछे से फुल गुस्से में आता है और सुबारू को गॉड्स ग्रीन अर्थ पर जितने गाली और अपमान है वो सब सुना देता है। सुबारू का चेहरा उतर जाता है। हालात बिगड़ने से पहले रिंतारो बीच में कूदता है और झूठ बोलता है, मैं ही काओरुको के पास गया था उस दिन डराने के लिए माफी मांगने। शोही और आयातो दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि डराया तो शोहेई ने था। और तभी शोहेई आगे बढ़ता है, झुककर काओरुको से सच में माफी मांगता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं जब काओरुको भी झुककर माफी मांगती है। आप लोगों को असहज महसूस कराने के लिए सॉरी। सुबारू उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन काओरुको डट जाती है और सुबारू से कहती है, तुम भी माफी मांगो। सुबारू गुस्से में मना करती है और वहाँ से चली जाती है। काओरुको झुककर एक बार और माफी मांगती है और उसकी पीछे चली जाती है। चिदोरी के लड़के चुपचाप खड़े रह जाते हैं। उनके मन में कुछ बदलता है, शायद सभी किकियो लड़कियां बुरी नहीं होती। फिर
फिर वो एक साथ साकू की ओर मुड़ते हैं, जिसने उनके लिए खड़ा होकर सुबारू को धो डाला था। साकू ठंडे अंदाज में कहता है, भाई मैं अपने दोस्तों को किसी घटिया बंदी से गालियां खाते नहीं देख सकता। उधर दूसरी तरफ सुबारू काओरुको को डांटती है, तुम्हें उन चिदोरी के गंदे लड़कों से माफी मांगने की क्या जरूरत थी। लेकिन जब उसे याद आता है कि रिंतारो ने कैसे उसकी इज्जत बचाई, उसका भरोसा थोड़ा हिलने लगता है। वो काओरुको से पूछती है वो रिंतारो कैसा है, और काओरुको बिना हिचकिचाए कहती है वो बहुत अच्छा है। सुबारू के दिल में पहला शक का बीज बोया जा चुका था। उस रात रिंतारो अपनी किताबों के ढेर में सिर घुसाए पढ़ने की कोशिश करता है। दिमाग जल चुका है लेकिन वो रुकता नहीं। तभी उसका फोन बजता है, काओरुको की कॉल। वो तुरंत फोन उठाता है और अजीब सी हाई पिच आवाज में हाँ हेलो बोल देता है। दोनों एक साथ हंस पड़ते हैं। वो दोनों लाइब्रेरी में हुई गड़बड़ी के लिए माफी मांगते हैं और एक दूसरे को भरोसा दिलाते हैं, हमारे दोस्त बुरे नहीं हैं। उस पल में कुछ हल्का फुल्का और सुकून भरा महसूस होता है, जैसे कोई नई कहानी चुपचाप शुरू हो रही हो। काओरुको हल्की सी हंसी में कहती है कि जब रिंतारो ने उसकी रक्षा की थी वो उस वक्त उसे बहुत कूल लग रहा था। और ये सुनकर रिंतारो का चेहरा तुरंत टमाटर जैसा लाल हो जाता है, क्योंकि जिंदगी में पहली बार किसी ने उसे ऐसा कहा था। दोनों के बीच थोड़ी हल्की फुल्की बात होती है और काओरुको कहती है कि कब और कहां साथ में स्टडी करनी चाहिए। लेकिन तभी रिंतारो नोटिस करता है कि काओरुको हमेशा उससे बहुत ज्यादा फॉर्मल तरीके से बात करती है। जब वो इस बारे में पूछता है, काओरुको सीधे सीधे कहती है कि वो तो बस उसके कैफे की एक कस्टमर है। ये सुनकर रिंतारो का दिल थोड़ा टूट जाता है, क्योंकि वो तो सोच चुका था कि उनके बीच अब कुछ और बन गया है। लेकिन जैसे ही कॉल खत्म होने से पहले रिंतारो हिम्मत जुटाकर कहता है, तुम्हें मुझसे अब फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, जैसे दोस्त बात करते हैं वैसे बात करो। तो काओरुको थोड़ी झेंपते हुए मान जाती है और दोनों फोन रख देते हैं। उसी पल रिंतारो के चेहरे पर गर्मी चढ़ जाती है और वो सोचता है काओरुको ने उसकी बात पर क्या रिएक्ट किया होगा। और उधर काओरुको अपने बिस्तर पर बैठे बैठे कान से कान तक मुस्कुरा रही होती है, पूरी तरह से फ्लस्टर्ड, क्योंकि रिंतारो ने उसे अनजाने में चार्म कर लिया था। कुछ दिन बाद सुबह सुबह रिंतारो बहुत नर्वस लेकिन एक्साइटेड महसूस करता हुआ उठता है, क्योंकि आज वो काओरुको के साथ पढ़ाई करने वाला है। वो ट्रेन में सफर करता है और रास्ते में कुछ लड़कियां उसकी लंबी हाइट को देखकर हंसती हुई उसे नोटिस करती हैं। बाहर का वही पुराना नजारा आज उसे एकदम नए रंग में दिखता है। जब वो उतरता है तो उसे उम्मीद नहीं थी कि काओरुको उससे पहले आएगी, लेकिन काओरुको पहले से ही वहाँ उसका इंतजार कर रही होती है, चेहरे पर प्यारी सी स्माइल लिए। और जब वो उसे गौर से देखता है तो उसे एहसास होता है कि आज वो कितनी प्यारी लग रही है। दोनों एक कैफे में बैठते हैं, वही कैफे जिसे काओरुको बहुत टाइम से ट्राई करना चाहती थी। काओरुको हर बाइट बड़े मजे से खाती है और रिंतारो बस उसे देखता रहता है, क्योंकि उसे हमेशा पता था कि काओरुको खाना खाते वक्त सबसे ज्यादा खुश दिखती है और जब वो खुद खाना चखता है तो स्वाद वाकई में लाजवाब निकलता है। उसके बाद शुरू होती है उनकी स्टडी सेशन मैथ्स से। जैसे ही रिंतारो अपनी बुक में एक सवाल दिखाता है, काओरुको झुककर काफी पास आ जाती है और दोनों को एहसास होता है कि उनके बीच की दूरी अब बस कुछ इंच की है। पल भर में दोनों हड़बड़ाकर पीछे हट जाते हैं। दोनों के गाल सुर्ख हो जाते हैं और उस शर्म में पढ़ाई पर फोकस करना मुश्किल हो जाता है। फिर काओरुको अचानक पूछती है, तुम अच्छे ग्रेड क्यों लाना चाहते हो? रिंतारो थोड़ा सोचकर बताता है कि वो अपने दोस्तों के साथ स्पोर्ट्स फेस्टिवल को खुलकर एंजॉय करना चाहता है। काओरुको सीधा पूछती है, क्या तुम अपने दोस्तों से प्यार करते हो? और रिंतारो थोड़ा हैरान होकर गहरी सांस लेकर कहता है, हाँ करता हूँ। काओरुको मुस्कुराती है और कहती है कि वो भी सुबारू को बहुत मानती है, भले ही वो थोड़ी सख्त और रूखी है, पर दिल से बहुत अच्छी इंसान है। वो बताती है कि सुबारू उसकी बचपन की दोस्त है और उसके अतीत में कुछ बुरे एक्सपीरियंस रहे हैं, इसलिए वो लड़कों पर ज्यादा भरोसा नहीं करती। इसी वजह से जब उस दिन रिंतारो ने सुबारू का अपमान करने के बजाय उसे इग्नोर किया तो काओरुको को सुकून मिला था। विदा होने से पहले काओरुको उसे एक खास नोटबुक देती है जो उसने खुद उसके लिए बनाई थी ताकि वो स्टडी कर सके। रिंतारो हिचकिचाते हुए कहता है कि शायद वो उसे परेशान कर रहा है, लेकिन काओरुको उसे रोककर कहती है, मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम अपने दोस्तों के साथ फेस्टिवल एंजॉय कर पाओ और मैं इसके बारे में सुनना चाहती हूँ। उसकी बातों में वो सच्चाई होती है जो रिंतारो को अंदर तक छू जाती है। काओरुको वहाँ से चली जाती है और रिंतारो के अंदर एक नई मोटिवेशन जल उठती है। लेकिन जैसे ही वो जाने लगता है, कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। वो मुड़ता है और देखता है कि वो सुबारू है। दोनों एक कैफे में बैठते हैं, लेकिन कुछ देर तक माहौल में एक अजीब सी चुप्पी रहती है। अचानक सुबारू पूछती है, क्या तुम काओरुको को डेट कर रहे हो? और ये सुनकर रिंतारो इतनी बुरी तरह चौंकता है कि गर्म कॉफी गिरा देता है। हाथ जल जाता है। सुबारू तुरंत उसे अपना रुमाल देती है और रिंतारो नोटिस करता है कि वो पहले से बिल्कुल अलग
बर्ताव कर रही है। सुबारू फिर पूछती है, तो बताओ तुम काओरुको के लिए हो कौन? और रिंतारो जवाब नहीं दे पाता क्योंकि हकीकत में शायद वो काओरुको के लिए कुछ है ही नहीं। सुबारू उसके कंफ्यूज चेहरे को देखकर समझ जाती है कि वो और काओरुको ज्यादा पुराने दोस्त नहीं हैं। और जब रिंतारो इसे कंफर्म करता है तो सुबारू को कुछ राहत मिलती है। वो शांत लहजे में कहती है, फिर प्लीज काओरुको से दूर रहो। रिंतारो समझाने की कोशिश करता है, सिर्फ इसलिए कि मैं चिदोरी से हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई घटिया इंसान हूँ। और तभी सुबारू कुछ ऐसा कहती है जो रिंतारो को हैरान कर देता है। मुझे पता है उस दिन तुमने मेरी और अपने दोस्तों की बेइज्जती होने के बावजूद मुझे डिफेंड किया था। मैं बेवकूफ नहीं हूँ। उस लम्हे में पहली बार सुबारू की सख्त आवाज में एक हल्की सी सॉफ्टनेस झलकती है। सुबारू समझाती है कि अगर काओरुको के स्कूल वाले जान गए कि वो चिदोरी के किसी छात्र की दोस्त है तो उसकी परेशानी बढ़ जाएगी, खासकर क्योंकि उसके टीचर्स चिदोरी से नफरत करते हैं और वो वहाँ स्कॉलरशिप पर है। अचानक एक छोटा बच्चा उनके सामने गिर पड़ता है। रिंतारो मदद करने जाता है लेकिन सुबारू तेजी से पहुंचती है और पहले बच्चे की मदद करती है, उसको खिलौना देती है और धन्यवाद पाती है। बच्चा कहता है कि सुबारू के बालों का रंग कमाल का है और उसे अपने अतीत की याद दिलाता है। सुबारू रिंतारो को बताती है कि पहले उसके बालों के रंग की वजह से उसे परेशान किया जाता था, लेकिन काओरुको पहली थी जिसने उसकी तारीफ की और उसकी रक्षा की। तभी से काओरुको सुबारू की हीरो और सबसे अच्छी दोस्त बन जाती है। इसलिए सुबारू काओरुको को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, भले ही काओरुको उससे नफरत करे। फिर से सुबारू रिंतारो से विनती करती है कि काओरुको से मिलने बंद कर दे। इस पर रिंतारो को याद आता है कि उसके दोस्त और किकियो की लड़कियां एक दूसरे से कितनी नफरत करती हैं, लेकिन क्योंकि काओरुको ऐसा नहीं करती, वो सुबारू की बात मानने से मना कर देता है। उसे कैफे में छोड़कर जाता है जहां सुबारू खुद को बेवकूफ समझते हुए खड़ी रहती है, जानकर कि रिंतारो के साथ काओरुको सबसे ज्यादा खुश होती है। घर जाते समय रिंतारो सोचता है कि सुबारू कितनी अच्छी है, किसी की इतनी परवाह करने के लिए, और खुद से सवाल करता है कि उसने कभी किसी के लिए ऐसा महसूस किया है या नहीं। तभी ट्रेन में दो लड़कियां सीट ढूंढते हुए आती हैं और रिंतारो अपनी सीट छोड़ देता है, लेकिन लड़कियां उसे बुलाकर धन्यवाद देती हैं कि उसने लाइब्रेरी की अपनी सीट उनके लिए दी। रिंतारो को उम्मीद नहीं थी कि कोई उसे धन्यवाद देगा, खासकर उसकी शक्ल देखकर। ये उसे याद दिलाता है कि काओरुको हमेशा किसी न किसी चीज के लिए धन्यवाद देती है और वो समझता है कि कैसे काओरुको जैसी इंसानियत रखने वाली लड़की सुबारू को अंधेरे से बचा सकती थी। अगले दिन टीचर परीक्षा के रिजल्ट्स घोषित करता है और क्लास में सन्नाटा छा जाता है, लेकिन खुशी की बात यह है कि रिंतारो और शोही दोनों पास हो जाते हैं। क्लास में सबसे बड़े मोरॉन्स की सफलता पर सब जश्न मनाते हैं। रिंतारो अपनी खुशी व्यक्त करता है और पूरा क्लास उसके लिए रोता और जश्न मनाता है। सभी साकू को क्रेडिट देते हैं क्योंकि उसने उन्हें पढ़ाया और बाकी लोग भी उसे धन्यवाद कहते हैं, लेकिन रिंतारो के दिमाग में सबसे ज्यादा आभार काओरुको के लिए होता है। लेकिन जैसे ही वो उसे मैसेज भेजने वाला होता है, उसे सुबारू की बात याद आती है और वो रुक जाता है। जश्न के दौरान साकू रिंतारो की डेस्क से टकरा जाता है और उसके नोट्स गिर जाते हैं। जब साकू नोट्स देखता है तो उसे खास नोट्स दिखाई देते हैं जो काओरुको ने रिंतारो को दिए थे और उस पर उसका नाम लिखा होता है। वो रिंतारो से पूछता है कि ये क्या है। नोट्स पर लिखा नाम काओरुको होता है, लेकिन रिंतारो उससे आगे कुछ कहने से पहले जल्दी से नोट्स ले लेता है। अब उसके दोस्त देख चुके हैं कि ये वही लड़की है लाइब्रेरी में जिसको सिल्वर हेयर वाली सुबारू ने सुरक्षित किया था, और अब उन्हें लगता है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। साकू रिंतारो से पूछता है कि उसने क्यों कुछ नहीं बताया, और अब समझ में आता है कि रिंतारो इतने अजीब क्यों था। कभी कभी उसने किकियो की लड़कियों का बचाव क्यों किया। साकू फिर पूछता है और रिंतारो साफ साफ कहता है कि वो बस इस बारे में बात नहीं करना चाहता। साकू आगे पूछने की कोशिश करता है, लेकिन टीचर बीच में आकर कहता है कि वो लड़ाई बंद करें और क्लास शुरू करें। शोहेई साकू को खींच ले जाता है और रिंतारो आयातो से माफी मांगता है कि उसने नोट्स खींच लिए, लेकिन आयातो कहता है कि सब ठीक है। बाद में रिंतारो को एहसास होता है कि उसने काओरुको के नोट्स अपनी किताबों में मिला दिए थे, लेकिन वो याद करता है कि काओरुको ने उसे टेस्ट के लिए पढ़ाया था और उसे शुक्रिया कहना चाहता है। जब काओरुको पढ़ाई कर रही होती है, रिंतारो उसे मैसेज भेजता है, उसके पढ़ाने के लिए धन्यवाद कहता है। काओरुको उसे मैसेज करके पास होने की बधाई देती है और कहती है कि वो स्पोर्ट्स फेस्टिवल के लिए दोस्तों के साथ एंजॉय करे, जो रिंतारो को लगता है कि शायद अब नहीं हो पाएगा। अगली सुबह आयातो और साकू देखते हैं कि रिंतारो और साकू के बीच दूरी बन गई है और उन्हें एहसास होता है कि उनका लक्ष्य स्पोर्ट्स फेस्टिवल का मजा मिलकर उठाना खोता जा रहा है। आयातो शोहेई को हिम्मत देता है कि हार न माने। शोहेई दोनों को बेसबॉल प्रैक्टिस के लिए बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन जब दोनों उसे इग्नोर करते हैं तो शोहेई अकेला और दिल टूटे हुए रह जाता है। स्कूल के बाद जब साकू घर की तरफ जा रहा होता है तो आयातो और शोहेई आते हैं और उससे मिलने के लिए कहते हैं। साकू कहता है कि उनके पास बात करने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन वो झूठ पकड़े जाते हैं क्योंकि सब जानते हैं कि वो कुछ बताना चाहता है। साकू आगे बढ़ता
है और अपनी नाराजगी जाहिर करता है। बाकी लोग सोचते हैं कि उसे गुस्सा इसलिए आया है क्योंकि रिंतारो किकियो की लड़कियों के साथ घूम रहा है, लेकिन उनकी हैरानी के लिए साकू कहता है कि जो चीज उसे परेशान कर रही है वो ये है कि वो रिंतारो के करीब जाना चाहता है और उसके लिए हमेशा वहाँ रहना चाहता है, लेकिन रिंतारो खुद उसे रोक रहा है। शोहे का नजरिया अलग है। वो कहता है कि रिंतारो को इतना खास बनाता है कि वो ऐसे काम करता है जिससे लोग उसके प्रति आभारी महसूस करते हैं और केवल वही लोग इसे जानते हैं। आयातो फिर साकू से कहता है कि इस बार जैसे कि पहली बार रिंतारो अपनी भावनाओं के बारे में खुलकर बात करने को तैयार था, इसलिए आयातो मानता है कि जब रिंतारो तैयार होगा वो खुद उनसे अपने दिल की बात बताएगा। ये साकू को उम्मीद देता है और वे सब खाना खाने निकल पड़ते हैं। इस बीच काम के दौरान क्योको नोटिस करती है कि रिंतारो उदास लग रहा है। वो उससे पूछती है और सोचती है कि उसने हमेशा की तरह फिर से परीक्षा फेल कर दी होगी। जब रिंतारो बताता है कि उसने एक भी ग्रेड फेल नहीं किया तो क्योको दंग रह जाती है। सोचती है कि बेटा परीक्षा में चीटिंग कर रहा है, लेकिन रिंतारो भरोसा दिलाता है कि उसने ईमानदारी से परीक्षा पास की है। तभी काओरुको अचानक आती है और रिंतारो डर कर छुप जाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि काओरुको को केक खाने का मन कर रहा है। काओरुको क्योको को बताती है कि उसे कुछ समय पर डेजर्ट खाने का मन होता है, जो क्योको को रिंतारो की याद दिलाता है, लेकिन रिंतारो जल्दी से अपनी माँ को शांत कर देता है ताकि पकड़ा न जाए। क्योको फिर रिंतारो को खींचती है ताकि काओरुको उसे देख सके और बताती है कि वो सी थ्रू मिरर के सामने छुपा हुआ था। काओरुको शॉक्ड और शर्मिंदा हो जाती है कि उसने उसके मीठे क्रेविंग्स के बारे में सुना, लेकिन क्योको मदद करती है और रिंतारो से कहती है कि वो काओरुको का ऑर्डर ले, जबकि वो खुद किचन साफ करती है। खाना चुनते समय काओरुको कुछ याद करती है और दोनों हाथ ऊपर उठाकर रिंतारो से हाई फाइव मांगती है कि उसने परीक्षा पास की और लंबे समय से इंतजार किया गया स्पोर्ट्स फेस्टिवल में हिस्सा लेगा। यह रिंतारो को पिछली घटनाओं की याद दिलाता है। वो काओरुको को हाई फाइव देता है लेकिन उत्साहित नहीं होता। काओरुको देखती है कि कुछ गड़बड़ है। रिंतारो को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन काओरुको मदद करने की कोशिश करती है। कहती है कि जब भी वो उदास हो ज्यादा खाओ, लेकिन जब वो हकलाने लगती है तो रिंतारो उसकी कोशिश देखकर हंस पड़ता है। काओरुको को राहत मिलती है कि उसने उसे हंसते देखा। जब वो रिंतारो की ओर मुस्कुराती है उसे अंदर से प्यार की भावना महसूस होती है। जब काओरुको जाती है वो वादा करती है कि फिर वापस आएगी और रिंतारो स्तब्ध रह जाता है, यह सोचकर कि काओरुको कितनी अद्भुत है कि उसकी चिंता और घबराहट को दूर कर सकती है। अब उसे समझ आता है कि सुबरू के साथ हुई बातचीत के बाद उसने उसकी मांग इसलिए नहीं मानी क्योंकि वो काओरुको का सम्मान करता था, बल्कि इसलिए कि उसके अंदर और भी मजबूत भावना थी। कैफे बंद करने के बाद रिंतारो पाता है कि क्योको डिनर के लिए दावत तैयार कर रही है। जब वो पूछता है कि क्या हुआ तो वो बताती है कि ये उसकी परीक्षा पास करने की खुशी में है, जिसे पहले उसने मानना मुश्किल समझा। वो उसका रिजल्ट देखती है और खुशी से चौंक जाती है। रिंतारो बताता है कि बेरेली पास हुआ, लेकिन क्योको कहती है कि बचपन से रिंतारो जल्दी हार मान जाता था, लेकिन अब उसने किसी चीज को हासिल करने का फाइटिंग स्पिरिट दिखाया है और इससे उसे बहुत खुशी होती है। क्योको बताती है कि वो खुश है कि रिंतारो ने लड़ने का कारण पाया है, लेकिन कहती है कि अभी भी वो इस पर संघर्ष कर रहा है, जो रिंतारो को चौंकाता है। क्योको उसे याद दिलाती है कि माँ का इंस्टिंक्ट बहुत मजबूत होता है। वो जोड़ती है कि वो गौरवान्वित है कि उसने एक आदमी के रूप में प्रगति दिखाई है, यह जानते हुए कि वह कभी कभी बहुत सोचता है, लेकिन वही इंसान है जो जानता है कि उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है। और इसीलिए क्योको खुश है कि रिंतारो भी अपनी जिंदगी में जो महत्वपूर्ण है उसके साथ खुश है। इस बीच जब काओरुको वापस घर की ओर जा रही होती है उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। रिंतारो को इतनी खुलकर हंसते देख उसके चेहरे की चमक उसे भीतर तक छू जाती है। वो खुद से मुस्कुराती है क्योंकि उसे रिंतारो का ये रूप बहुत पसंद आता है, इतना कि वो उसे बार बार देखना चाहती है। चलते चलते वो अपना फोन निकालती है, उम्मीद करती है कि शायद रिंतारो उसे फिर से कोई मैसेज करे, लेकिन तभी सुबारू का मैसेज आता है, मुझसे मिलो। कहीं एक सुनसान पार्क में सुबारू अकेली एक बेंच पर बैठी होती है, पूरी तरह टूटे हुए चेहरे के साथ, अपने और काओरुको की दोस्ती के पलों को याद करते हुए। जब काओरुको वहां पहुंचती है सुबारू सबसे पहले उसके कपड़ों को देखती है और पूछती है, कहीं गई थी क्या? काओरुको हल्की मुस्कान के साथ कहती है, हाँ। इसके बाद दोनों की नजरें उस प्लेग्राउंड पर जाती हैं, वही जगह जहां उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई थी। काओरुको उससे पूछती है कि वो क्या बात करना चाहती है और तभी गहरी उदासी और हिम्मत के साथ सुबारू मानती है कि उसने काओरुको की पीठ पीछे जाकर रिंतारो से बात की थी। सुबारू के मन में काओरुको हमेशा एक खिलते हुए फूल जैसी रही है, उसकी हीरो। उसे वो दिन याद आता है जब प्लेग्राउंड में खेलते हुए काओरुको गिर गई थी और सुबारू डर के मारे रो पड़ी थी, लेकिन काओरुको ने दर्द में भी मुस्कुराकर उसे शांत किया था। पूरी जिंदगी सुबारू चाहती थी कि वो भी काओरुको जैसी मजबूत बने, लेकिन आज उसे लग रहा है कि वो अभी भी उतनी ही कमजोर है। वो सब कुछ सच
सच सच बता देती है कैसे उसने कैफे में काओरुको को रिंतारो के साथ देखा और फिर रिंतारो को उससे दूर रहने के लिए कहा। वो माफी मांगती है क्योंकि उसे लगता है उसने काओरुको को बहुत चोट पहुंचाई है, लेकिन उसकी हैरानी की कोई हद नहीं रहती जब काओरुको गुस्सा होने के बजाय उससे कहती है, मुझे पता है मैं तुम्हें बहुत परेशान कर रही थी और इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। तुम बहुत दयालु हो सुबारू, क्योंकि तुम इतना सोचती हो। ये सुनकर सुबारू के अंदर कुछ टूटता भी है और कुछ पिघलता भी। वो सोचती है वो मुझसे माफी क्यों मांग रही है, लेकिन असली चोट तब लगती है जब उसे वो बात याद आती है जो वो खुद से छुपाती रही थी कि वो खुद को हमेशा एक बेकार इंसान समझती आई है। रिंतारो से बात करने के बाद से वो डरी हुई थी कि कहीं काओरुको उससे नफरत न करने लगे, लेकिन जब उसने काओरुको को मुस्कुराते देखा उसे एहसास हुआ कि रिंतारो ने काओरुको को कभी नहीं बताया कि सुबारू ने उन्हें अलग करने की कोशिश की थी, लेकिन वो गिल्ट अंदर ही अंदर उसे खा रहा था, इसलिए आज वो सच बताने आई थी। पर जब काओरुको ने उसे बिल्कुल भी नफरत से नहीं देखा, वो और ज्यादा टूट गई और जोर जोर से रोने लगी। वो मानती है कि मजबूत बनने का उसका नाटक झूठा था और वो आज भी वही डरपोक सुबारू है जो जरा सी बात पर रो देती थी। तभी काओरुको उसका हाथ पकड़कर अंधेरे में जैसे उसे रोशनी की तरफ खींचती है और कहती है, चल खेलते हैं जैसे पहले खेलते थे। काओरुको झूलों और बार्स पर वैसे ही खेलना शुरू कर देती है जैसे बचपन में करती थी और सुबारू को भी मस्ती में शामिल होने के लिए बुलाती है। जब सुबारू थोड़ा शांत होती है, काओरुको बताती है, तुम्हें वो दिन याद है जब मैं प्लेग्राउंड में गिरी थी? बहुत दर्द हुआ था, लेकिन मैं रोई नहीं क्योंकि जब मैंने ऊपर देखा तुम रो रही थी और मुझसे कह रही थी कि मर मत जाना। तुमने तो कहा था कि मेरा दर्द अपने ऊपर ले लोगी, जैसे कोई हरे बालों वाला पायरेट। काओरुको हंसते हुए बोलती है, तुम इतनी प्यारी लगी थी उस वक्त कि मैं रोना ही भूल गई। फिर वो कहती है, ऐसे ही लम्हों ने मुझे दिखाया कि तुम अंदर से कितनी अच्छी हो सुबारू। सुबारू इसे सुनकर सिर हिलाती है और कहती है, मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं तो बस बोझ हूँ। लेकिन इस बार काओरुको सख्त लहजे में कहती है, बस अब और खुद को नीचे मत गिराओ। मुझे तकलीफ होती है जब तुम अपने बारे में ऐसा बोलती हो। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, तुम वाकई एक बहुत अच्छी इंसान हो। काओरुको उसे गले लगाकर कहती है, कृपया उस असली सुबारू को मत ठुकराओ जिसे मैं जानती हूँ और जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ। ये सुनकर सुबारू फिर से रो पड़ती है। काओरुको उसे कसकर थामती है और कहती है, जब तक तुम खुद उस अच्छी सुबारू को अपना नहीं लेती, मैं तुम्हें हर बार याद दिलाऊंगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इन शब्दों ने सुबारू का दिल हिला दिया क्योंकि काओरुको हमेशा से ऐसी ही दयालु रही है। सुबारू उसे गले लगाती है और पूछती है, तुम रिंतारो के साथ क्या करना चाहती हो? काओरुको बिना झिझक कहती है, मैं उसे देखना चाहती हूँ। और सुबारू को साफ दिखता है वो चमक जो काओरुको के चेहरे पर सिर्फ रिंतारो के सामने होती है। धीरे धीरे सुबारू झुककर काओरुको से फुसफुसाते हुए पूछती है, तुम्हें वो पसंद है ना? और रिंतारो की सारी अच्छाइयों को याद करते हुए काओरुको मुस्कुराकर मानती है, हाँ मुझे वो सच में बहुत प्यार है, दिल से। ये सुनते ही सुबारू उसे बताती है कि जब उसने रिंतारो को काओरुको से दूर रहने का आदेश दिया था तो रिंतारो ने मना कर दिया था। और ये सुनकर काओरुको के चेहरे पर एक चमकदार खुशी खिल उठती है। सुबारू अपने हीरो को कसकर गले लगाती है क्योंकि उसे यकीन है कि काओरुको उसे उसी के असली रूप में प्यार करती है। वो मन ही मन ठान लेती है, एक दिन मैं भी काओरुको की बातों पर यकीन करूंगी और उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगी, जैसे दो फूल जो एक दूसरे के सहारे मजबूती से खिले हों। घर जाते वक्त काओरुको अचानक हैरान हो जाती है। रिंतारो का मैसेज आता है जिसमें वो सुबारू का नंबर मांगता है। दूसरी तरफ रिंतारो बेहद नर्वस होता है। उसे लगता है कि पिछली मुलाकात के बाद उसे सुबारू से बात करनी ही होगी, लेकिन तभी काओरुको उसे कॉल कर देती है। जैसे ही रिंतारो फोन उठाता है वो माफी मांगता है कि उसने उसके मैसेज का जवाब नहीं दिया। फिर वो काओरुको को बताता है कि उसे सुबारू से बात करनी है, लेकिन बिना कुछ बोले काओरुको सीधा फोन सुबारू को पकड़ा देती है और रिंतारो की तो सिट्टी पिट्टी गुम। रिंतारो उसे कुछ बोलने के लिए कहता है, लेकिन सुबारू सीधे कहती है, चलो मिलते हैं। अगले दिन दोनों स्कूल यूनिफॉर्म में ही पार्क में मिलते हैं। रिंतारो ध्यान देता है और कहता है, तुमने यूनिफॉर्म ही पहनी है, लेकिन सुबारू कंधे उचकाकर कहती है तो, और उसका शुक्रिया भी अजीब से कूल अंदाज में करती है। फिर पूरे विश्वास के साथ रिंतारो उससे पूछता है, मुझे क्या करना होगा ताकि तुम मुझे काओरुको से मिलने की इजाजत दे दो? सुबारू मजाक में कहती है, मैं काओरुको का बाप नहीं हूँ। लेकिन रिंतारो कहता है, मुझे पता है तुम उसे कितना प्यार करती हो और शायद मेरे मिलने से वो परेशान भी हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तो बताओ सुबारू, क्या करना होगा ताकि तुम भी मेरी तरफ हो जाओ? सुबारू कुछ नहीं कहती, उसे बस याद दिलाती है कि उसने तो पहले ही फैसला कर लिया है कि वो काओरुको से मिलता रहेगा। लेकिन रिंतारो समझता है कि सुबारू ने उसे रोका क्यों था, क्योंकि काओरुको उसके लिए बहुत मायने रखती है, इसलिए वो जवाब चाहता है। उसी वक्त सुबारू समझती है जिस लड़के से काओरुको प्यार करती है वो सच में एक जेंटल जायंट है और उसे शर्म आती है कि उसने इतनी अच्छाई के सामने इतनी सख्ती दिखाई थी। वो हंस पड़ती है
और उसे बताती है कि उसने काओरुको को सब कुछ बता दिया है, कैफे में उनकी मुलाकात तक। रिंतारो ये सुनकर झेंप जाता है क्योंकि उसे याद आता है कि उसने कितनी मजबूती से काओरुको से दूर रहने से इनकार किया था। सुबारू फिर कहती है, जब तक तुम काओरुको से स्कूल के बाहर मिलते हो सब ठीक है, किसी को हमारे बारे में पता भी नहीं चलेगा। अचानक एक फुटबॉल आकर रिंतारो के सिर से टकराती है और वही छोटा बच्चा आ जाता है जिससे वो कैफे में मिले थे। वो उन्हें पहचान लेता है। अरे आप वही हो जिन्होंने मेरी मदद की थी। वो अपना बॉल वापस लेता है और फिर उन्हें देख हंसते हुए कहता है, तुम दोनों तो काफी क्लोज लग रहे हो, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन बच्चा मानने को तैयार नहीं होता और कहता है, देखो ना तुम दोनों दोस्त की तरह घूम रहे हो। उसके जाते ही सुबारू शांत लहजे में कहती है, हम अभी दोस्त नहीं हैं, लेकिन जिस दिन मैं खुद को पूरी तरह स्वीकार कर पाऊंगी उस दिन मैं सच में तुम्हारी दोस्त बनना चाहूंगी। ये सुनकर रिंतारो हैरान रह जाता है। वो उसे याद दिलाता है उनके स्कूल की नफरत भरी फिजा की और पूछता है, अगर कुछ हुआ तो? सुबारू बस हल्की सी मुस्कान देती है और कहती है, वो एक सीक्रेट है। अगले दिन रिंतारो अपना फोन देखता है। उसका दोस्तों वाला ग्रुप चैट एकदम सूना पड़ा होता है। उसे कल की बात याद आती है जब साकू ने काओरुको के छोड़े हुए नोट के बारे में पूछा था, लेकिन उसने साफ कहा था मुझे बात नहीं करनी। अब वो खुद को कोस रहा होता है कि तभी काओरुको का मैसेज आता है, सुबारू से मुलाकात कैसी रही? दोनों में टेक्सटिंग शुरू होती है। रिंतारो माफी मांगता है कि उसने उससे बिना बताए सुबारू से बात की, लेकिन काओरुको उसे टेंशन न लेने को कहती है और बताती है कि वो खुश है कि उसने सुबारू से मुलाकात की। और फिर अगले दिन शोहेई अपने दोस्तों को चौंकाते हुए कहता है, भाई रिंतारो में कुछ गड़बड़ है। सब हैरान, क्या हुआ? तो शोहेई मैदान की तरफ इशारा करता है। रिंतारो बेसबॉल खेलते वक्त ऐसे अजीब मूव्स कर रहा था जैसे किसी ने उसे हल्की सी ग्लू स्निफ करा दी हो। सबको साफ दिखता है ये बंदा जो पढ़ाई में थोड़ा स्मूथ ब्रेन है, वो खेलों में तो एक्सपर्ट होता है। तो आज मैदान पर उसकी ये हालत देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। रिंतारो के दोस्तों को शोहेई की बात पर थोड़ा शक तो होता है, लेकिन वो उसे ओवर थिंकिंग कहकर नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन शोहेई जिद नहीं छोड़ता और बताता है कि क्लास में भी रिंतारो कुछ अजीब बिहेव कर रहा था। जब उसने पूछा कि क्या हुआ है तो रिंतारो ने सीधा कहा, सब एकदम बढ़िया है भाई। बाकी दोस्त ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते, लेकिन शोहेई उन्हें मना ही लेता है कि चलो पीछे पीछे लगकर देखते हैं असली मामला क्या है। थोड़ी देर बाद तीनों एकदम CID मोड में रिंतारो का पीछा कर रहे होते हैं। पीछा करते वक्त शोहेई साकू को चिढ़ाते हुए कहता है, बच्चों जैसा बिहेव मत कर, जाकर माफी मांग ले यार। अयातो भी जोड़ता है, वैसे जिद्दी तो तुम दोनों ही हो। और शोहेई भी इससे सहमत होता है, लेकिन तभी वो तीनों जम जाते हैं क्योंकि उनका यार रिंतारो किकियो की बैडीज से मिल रहा होता है। उधर कैफे में रिंतारो सुबारू और काओरुको से मिलने के लिए बुलाने पर माफी मांगता है। काओरुको मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे तो खुशी है मिलने की। उसकी ये खुशी सुबारू की नजरों से बच नहीं पाती और वो मन ही मन सोचती है, भाई ये तो अपनी क्रश छुपा ही नहीं पा रही। वहीं दूसरी तरफ पास के बूथ में शोहेई जलकर राख हुआ बैठा है। साला सारी लड़कियां तो इसके पास ही आ जाती हैं। आया तो आराम से सोच रहा है क्या खाऊं, और साकू पैनिक में दोनों को चुप कराने में लगा है। लेकिन शोहेई बोलता ही जा रहा है, ये तो इनजस्टिस है, सारी चिक्स रिंतारो को ही क्यों मिलती हैं यार। साकू थक कर सोचता है, सुबारू उसके साथ टाइम क्यों बिता रही है। तभी सुबारू सीधे पूछती है, रिंतारो तूने हमें कैफे में बुलाया ही क्यों? गहरी सांस लेकर रिंतारो हिम्मत जुटाता है और कहता है, मैं अपने दोस्तों को हमारे रिश्ते के बारे में बताना चाहता हूँ। सुबारू हैरान, क्यों? और रिंतारो कहता है, क्योंकि मुझे अपने दोस्तों से चीजें छुपाना पसंद नहीं। फिर वो खुलकर बताता है कि लंबे समय तक उसके कोई दोस्त नहीं थे क्योंकि उसका लुक्स दूसरों को पसंद नहीं आता था। लेकिन जब वो चिदोरी में आया और शोहेई साकू आयातो से मिला तो पहली बार उसे लगा कि वो किसी जगह बिलोंग करता है। रिंतारो काओरुको को धन्यवाद कहता है क्योंकि उसी ने उसे एग्जाम में पास होने में मदद की और ये भी एहसास कराया कि जिंदगी से हार नहीं माननी चाहिए। वो लड़कियों से माफी भी मांगता है कि इसके बाद चीजें मुश्किल हो सकती हैं, लेकिन काओरुको मुस्कुराती है और कहती है, मुझे खुशी होगी तेरे दोस्तों से मिलने में। सुबारू भी सिर हिलाती है, अगर काओरुको को कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे भी नहीं। रिंतारो का दिल कृतज्ञता से भर जाता है और पास के बूथ में बैठे उसके दोस्तों की आवाज एकदम धीमी हो जाती है। बाद में जब वो लड़कियों को घर छोड़ने निकलता है तो सुबारू कहती है, अगर तू जल्दी अपने दोस्तों से हमारा इंट्रो करा दे तो अच्छा होगा, मैं उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। रिंतारो वादा करता है कि वो जल्द ही सबको मिलवाएगा, लेकिन तभी कुछ लड़के सामने आते हैं। उनका लीडर ताने मारते हुए कहता है, भाई मेरे जूनियर्स को परेशान किया ना तूने, अब माफी मांग। रिंतारो हैरान, तुम लोग हो कौन? काओरुको झाड़ियों की तरफ इशारा करती है। वहीं दो वही गुंडे छिपे थे जिन्होंने पहले उन पर अटैक करने की कोशिश की थी। अब वो अपने सीनियर्स को बुलाकर बदला लेने आए थे। रिंतारो माहौल शांत करने की कोशिश करता है, मैं लड़ना नहीं चाहता, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि और गुंडे उन्हें घेर चुके हैं। लीडर कहता है, तू ऐसे नहीं जाएगा। काओरुको तभी जोर से बोलती है, रिंतारो ऐसा लड़का नहीं जो दूसरों को परेशान करे। लेकिन गुंडे और भड़कते हैं और सुबारू की तरफ बढ़ते हैं। एक गुंडा तो सुबारू के बाल छूने लगता है और तभी हवा में शोहेई की गूंजती आवाज आती है, हाथ लगाया तो हाथ तोड़ दूंगा। रिंतारो हैरान, उसके दोस्त आ चुके हैं। शोहेई और बाकी दोस्त कहते हैं, लड़कियों को ले जा, और रिंतारो कसम खाता है कि अब वो सब कुछ उन्हें
उन्हें बताएगा। लड़कियों को ले जाते ही सकू सीधा उन 2 लड़कों के पास पहुंचता है जिनसे सारा झगड़ा शुरू हुआ था। सीधे रहो वरना बुरा होगा। ये सुनकर सिल्वर हेयर्ड लड़का भड़क जाता है और झूठा इल्जाम लगाता है कि रिंतारो ने ही उसे चोट पहुंचाई थी। लेकिन तभी अयातो अपना बैग नीचे गिराता है और सीधा उनकी तरफ चलता है, आंखों में आग लेकर। दूसरी तरफ रिंतारो लड़कियों से माफी मांगता है। वो कहती हैं सब ठीक है और तभी अयातो का कॉल आता है, सब अंडर कंट्रोल है। बाकी लड़के अयातो को हीरो कहने लगते हैं क्योंकि उस बंदे ने अकेले सारे गुंडों की वाट लगा दी थी। जाने से पहले अयातो गुंडों को घूरते हुए सख्त लहजे में कहता है, अगर दोबारा रिंतारो को तंग किया तो अंजाम बुरा होगा। कुछ दिन बाद स्पोर्ट्स फेस्टिवल में सारा क्लास रिंतारो को चीयर कर रहा होता है, लेकिन भाई साहब मैच में गड़बड़ कर बैठता है। वो बहाना बनाकर मैदान से निकलता है क्योंकि उसे पता है जब तक दोस्तों से बात नहीं कर लेता कुछ भी ढंग से नहीं होगा। जब वो उनके पास पहुंचता है तो झुककर माफी मांगता है। तभी शोहे बहुत ही क्लासिक बेवकूफी में बोल देता है, भाई अच्छा हुआ हम तेरा पीछा कर रहे थे। एहसास होते ही शोही और अयातो भागते हैं जैसे चोरी में पकड़े गए बच्चे। पीछे सकू रिंतारो से अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगता है। रिंतारो भी बोलने लगता है लेकिन सकू उसे रोक देता है और कहता है, बस इतना जान ले, मैं तुझ पर पूरा भरोसा करता हूँ। इतना सुनकर माहौल हल्का हो जाता है और फिर रिंतारो एक जबरदस्त होम रन मारता है। दोस्त चिल्लाकर चीयर करते हैं और उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आती है। बाद में शोहे रो रो कर बुरा हाल कर देता है क्योंकि उनकी टीम सेकंड आ गई थी। बाकी दोस्त उसे समझाते हैं, अरे भाई अगली बार फर्स्ट आ जाएंगे। लेकिन शोहे का रोना बंद नहीं होता। आखिरकार आइसक्रीम वाली आंटी उसे ताकोयाकी खिला के चुप कराती है। तभी रिंतारो को एक मैसेज आता है। वो सबको बुलाता है। पार्क में पहुंचकर वो अपने दोस्तों की मुलाकात काओरुको और सुबारू से कराता है। काओरुको तुरंत झुककर माफी मांगती है कि उसने अचानक बुला लिया, लेकिन लड़के आराम से कहते हैं कोई बात नहीं, चिल है। माहौल हल्का करने के लिए शोहे बताता है कि आज उनका स्पोर्ट्स डे था और वो सेकंड आए, जिस पर सब हंस पड़ते हैं। रिंतारो को हैरानी होती है कि शोहे और काओरुको बिना किसी अजीबपन के बात कर रहे हैं। अयातो धीरे से साकू से फुसफुसाता है, हम अपनी एकेडमी से इतनी दूर क्यों हैं? साकू जवाब देता है, क्योंकि हम लड़कियों के साथ पकड़े नहीं जा सकते। तभी काओरुको थोड़ा शर्माते हुए बताती है कि उसने और सुबारू ने उन्हें बुलाया है ताकि गुंडों वाली घटना में मदद करने के लिए थैंक यू कह सकें। साकू कुछ नहीं कहता, लेकिन शोही और अयातो मुस्कुराते हुए कहते हैं कोई बात नहीं। काओरुको उन्हें स्नैक्स का एक बड़ा बैग देती है। शोहे की आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं। काओरुको तू तो कमाल है यार, अब मैं ये खा सकता हूँ ना? सुबारू खड़ी होकर लाइब्रेरी वाली घटना के लिए माफी मांगती है। शोहे सीधा बोलता है, मुझे तो याद भी नहीं क्या कहा था तूने? सुबारू हैरान, क्या? शोहे हंसते हुए कहता है, मैं तो इंसल्ट्स का आदी हूँ। सुबारू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी साकू भी उससे माफी मांगता है। वो कहती है सब ठीक है। काओरुको इशारा करती है कि अब सुबारू वो करे जो उसने प्लान किया था। सुबारू एक बैग में महंगे स्वीट्स निकालती है और लड़के तो जैसे पागल ही हो जाते हैं। शोही तुरंत चिल्लाता है, पार्टी टाइम भाई, और लड़के लड़कियों को साथ में खाने के लिए बुलाते हैं। सुबारू हिचकिचाकर पूछती है, मैं किकियो से हूँ, क्या मैं तुम्हारे साथ खा सकती हूँ? शोही तुरंत बोलता है, हमें ऐसी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अयातो भी जोड़ता है, रिंतारो ने बताया था तुम दोनों कितनी प्यारी लड़कियां हो, तो अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं। शोहे उसे एक स्वीट देता है और कहता है अब और कोई माफी नहीं। सुबारू मीठा लेते हुए खुद से सोचती है, मैंने बिना जाने चिदोरी के लड़कों से इतनी नफरत क्यों की? वापसी में शोहे पूछता है, सुबारू ये इतने महंगे स्वीट्स तूने कहाँ से खरीदे? और वो भी हंसते हुए उनके साथ चल पड़ती है। पीछे रिंतारो और काओरुको एक साथ टहल रहे होते हैं। रिंतारो उसकी तरफ देखकर उसे पढ़ाई में मदद के लिए थैंक यू कहता है और पूछता है तुझे कुछ चाहिए? काओरुको थोड़ा झिझक कर रुकती है और कहती है, मैं बस तेरे साथ कहीं अकेले घूमना चाहती हूँ। अगले दिन रिंतारो पूरे टेंशन में पसीने पसीने हो रहा होता है और मन ही मन प्रार्थना कर रहा होता है, भगवान सब अच्छा होना चाहिए। जैसे ही वो ट्रेन से उतरता है उसे काओरुको वहीं से उतरती दिखती है। वो हंसते हुए कहती है, क्या गजब की कोइंसिडेंस है ना? फिर धीरे से मानती है कि वो इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। रिंतारो का चेहरा लाल हो जाता है। दोनों एक्वेरियम वर्ल्ड पहुंचते हैं। काओरुको कहती है कि वो यहाँ बहुत टाइम बाद आई है। रिंतारो पूछता है, कोई खास वजह है यहाँ आने की? काओरुको हंसते हुए बताती है, मैं तेरे साथ डॉल्फिन शो देखना चाहती थी, और हाँ बाकी मछलियों को हाय भी बोलना है, राइड्स भी करनी है और कुछ यमी खाना भी है। फिर अचानक थोड़ा घबरा कर पूछती है, लेकिन हमारे पास इतना टाइम होगा ना? रिंतारो उसकी बात पर जोर से हंस पड़ता है और कहता है, हो जाएगा। लेकिन काओरुको सीरियस होकर कहती है, लेकिन तेरा क्या? तुझे क्या करना है? रिंतारो उसकी आंखों में देखता है और बहुत सादगी से कहता है, मुझे बस तेरे साथ रहना है। दोनों झटपट राइड्स का मजा लेने निकलते हैं और फिर थककर बैठकर कुछ खाने लगते हैं। वहीं बैठते हुए रिंतारो एक बार फिर काओरुको को थैंक यू कहता है कि उसने उसकी पढ़ाई में मदद की और वो पास हो गया। काओरुको मुस्कुराते हुए पूछती है, तो स्पोर्ट्स डे कैसा गया? रिंतारो पूरे जोश में बताता है कि उसने तो खूब मजे किए। काओरुको
काओरू को फिर क्यूट सी आवाज में कहती है, अच्छा तो फिर जरा डिटेल में बताओ ना। रिंतारो थोड़ा चौंकता है लेकिन फिर खुलकर अपने सारे मजेदार किस्से बताने लगता है। वक्त कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता और तभी डॉल्फिन शो का टाइम हो जाता है तो वो थोड़ी देर के लिए वॉशरूम जाने का बहाना करता है। उधर काओरू को वॉशरूम के बाहर बैठी अपने और रिंतारो के साथ क्लिक की हुई तस्वीरें स्क्रॉल कर रही होती हैं, चेहरे पर वही प्यारी सी मुस्कान। इधर रिंतारो बाहर खड़ा सोचता है, आज काओरू को इतनी क्यूट कैसे लग रही है यार, और उसके हंसते हुए चेहरे को बार बार अपने दिमाग में रिप्ले करता रहता है। बाहर आते ही वो देखता है कि काओरू को एक रोती हुई छोटी सी लड़की को गले लगा रही है। वो आगे बढ़ता है तो काओरू को बताती है कि लड़की खो गई है और पूछती है कि क्या वो साथ में उसके पेरेंट्स को ढूंढ सकते हैं। रिंतारो थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, लेकिन फिर हम डॉल्फिन शो मिस कर देंगे। इस पर काओरू को उसे देखकर कहती है, मैं इस बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकती। रिंतारो के चेहरे पर इंप्रेशन साफ दिखता है, वो उसके दयालु स्वभाव से प्रभावित होता है। काओरू को प्यार से उस बच्ची को कंसोल करती है और फिर उसे मीका के नाम से रिंतारो से मिलवाती है। मीका पहली नजर में रिंतारो को देखकर थोड़ा डर जाती है क्योंकि वो थोड़ा अजीब दिखता है। रिंतारो मुस्कुराने की कोशिश करता है ताकि बच्ची आराम महसूस करे। काओरू को फिर मीका के पेरेंट्स को ढूंढने निकल जाती है और रिंतारो को कहती है वो मीका के साथ रुके। दोनों बेंच पर बैठते हैं और मीका मासूमियत से माफी मांगती है कि उसने उनकी डेट में दखल दे दिया। रिंतारो जल्दी से कहता है, ये कोई डेट नहीं है। मीका फिर कहती है कि उसे भी अपनी क्लास के एक लड़के के साथ ऐसे ही डेट पर जाना है। मीका फिर बताती है कि जब भी वो अपने क्रश को हंसते हुए देखती है तो उसका दिल खुश हो जाता है।